एक खबर भी मैं आपको दे दूं कि हाल ही में कुछ साथियों की मुलाकात हुई आईजी पंजाब से, और वहां पर आईजी पंजाब साहब से पूछा गया कि जी इलेक्शन होंगे या वही पंजाब वाला मामला होगा। तो आईजी पंजाब ने कहा जी हमारे पास तो नफरी ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने, इलेक्शन कमीशन दे दे नफरी को फिर लेके। तो इसी से आप समझ रहे कि इशारा ही काफी है। सही है, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। सदीक, आप जिस तरह बात कर रहे थे, बिल्कुल आप इस पे कमेंट सदीक कर लें, लेकिन साथ ये भी कि ये जो कहा जा रहा था कि निजकारी के हवाले से आपने बात की, तो कोई ऐसी डिटेल है कि गवर्नमेंट ने पहले ही सोच रखा है किन किन इदारों पे नज़र रखनी है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, इसीलिए सारा मलबा निगरान वज़ीर आज़म पे, निगरान सेटअप पे डाला जाएगा? देखें, वो अभी मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मार्क की गई थी कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको जो है फ़रोख्त किया जा सकता है और ये किया जाएगा। मैं उसामा भाई जो बात कर रहे थे, मुज़म्मिल भाई, उस पर मैं ये कहना चाह रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, शायद वो मोहम्मद मालिक साहब के साथ थे या किसी प्रोग्राम में थे, मुझे ये याद नहीं आ रहा। अभी पिछले 4-5 दिन में ही उन्होंने इंटरव्यू दिया। तीन बातें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट की। एक नहीं, शाहजेब साहब को भी उन्होंने दिया है, लेकिन एक और कोई इसको दिया है। उसमें उन्होंने 3 बातें की, या शायद काशिफ अब्बासी साहब के साथ थे। उन्होंने एक बात तो ये कही कि पिछले दौर हुकूमत में जब चेयरमैन पीटीआई वज़ीर आज़म बने तो उसके 9 माह बाद ही हमें बुलाया गया और हमें कहा गया कि जनाब हम इस सेटअप को मज़ीद आगे नहीं चलाना चाहते, तो आप आएँ, हम आपको इक़्तिदार देते हैं। 9 माह बाद ही। दूसरा, उन्होंने ख्वाजा से कहा कि उस वक्त जो पकड़ धकड़ हो रही थी, जो केसेस बन रहे थे, वो चेयरमैन पीटीआई तो बनवा ही नहीं रहे थे, वो तो कोई और बनवा रहा था। अब यहाँ पर आप ये देखें कि इसका मतलब ये है कि वो जो केसेस बने थे, उन केसेस का जो ये कह रहे हैं कि केसेस कोई और बनवा रहा था। और आपको ये भी याद होगा कि जब ये चेयरमैन पीटीआई को ये कहा करते थे कि हमारी लड़ाई हमारे साथ तो है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो तुम्हें लाने वालों के साथ है। इसका मतलब ये समझ आता है कि फिर चेयरमैन पीटीआई का ये दावा दुरुस्त है कि इनका एहतसाब जो है वो नहीं होने दिया गया, इनको बचाया जा। और क्योंकि मरीम नवाज साहब ने खुद कह दिया था कि आसान रास्ता है, उसमें हम चलेंगे तो हमें इक़्तिदार मिल जाएगा, वो आसान रास्ता हमें भी आता है। और फिर आप ये भी देखें कि एजेके में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, शायद डीवीसी को दिया था, किसको दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस दिन इस वज़ीर आज़म को हटा देंगे इदारे, उस दिन हम इदारों से बातचीत करेंगे। ये बात भी वो करते थे। फिर जरदारी साहब का बयान हवाला दे रहे हैं उसामा गाजी साहब के, उन्होंने हम तक किया है कि फार्मूला बनाने वालों ने कि आप फार्मूला बना के दें, हमने कहा पहले इसको हटाओ फिर हम फार्मूला आपको देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 9 माह बाद ही ये डिसाइड तो हो गया था कि उनको नहीं चलने देना, उनको हटाना है। लेकिन क्योंकि नून लीग के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, नून लीग उस पर नहीं आ रही थी, क्योंकि मरीम नवाज साहब नई नई इनकलाबी बनी थी, अपने वालिद साहब का वो एक समझती थी कि हम वो वोट की ताकत से हम जो है वो अवाम की ताकत से आएंगे। और नून लीग की पॉपुलैरिटी में इजाफा भी होने लग गया, क्योंकि कोविड आया, कोविड की वजह से जो चीज़ें थी, हुकूमत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसका मतलब ये है कि 9 माह बाद ये डिसाइड हो गया था कि उनको हटाना है, लेकिन ये अच्छे बच्चे नहीं बन रहे थे। जब ये अच्छे बच्चे बन गए, सदीक, नून लीग के कुछ लोग तो सदीक ये कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वज़ारत उज़्मा ऑफर होने से पहले शहबाज शरीफ को ऑफर हुई थी। तो ये बात तो 9 माह की उससे भी पुरानी, वो कहते हैं कि उससे पहले की ऑफर थी हमारे पास। बिल्कुल, वो तो ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने तो काबीना भी डिसाइड कर ली थी कि काबीना, बिल्कुल ये आप दुरुस्त बात कह रहे हैं कि काबीना भी उन्होंने डिसाइड कर ली थी, लेकिन वही बड़े भाई नहीं माने। और बड़े भाई को एक था कि वो बड़ा फिर बोर्ड को इज्जत दो का बयानिया और वो सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ पिछले 16 माह में वो हमारे सामने है। और अब भी देखें, शहबाज शरीफ साहब के बारे में ऐसे तो नहीं कहा जाता ना कि उनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि उनको आप डांटते भी रहें, वो सर झुका के बैठे रहते हैं, डांट खाते हैं, माजरत करते हैं और फिर उस रास्ते पे चल पड़ते हैं जिस रास्ते पे चलने का उनका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका उसामा। इसके अलावा अब ये तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में इंतखाबात कहने को तो सर पे हैं, लेकिन अब तक अनसर्टन है कि होते भी हैं या नहीं। लेकिन इसके बावजूद जो इलेक्शन की सूरत हाल है, उसको शहबाज शरीफ साहब के एक बयान के अगर लेंस से देखें तो उन्होंने ये कि नून लीग को जो कर लोग गए थे वापस आना चाहें तो हम खुशामदीद कहेंगे। अब सुहेल वड़ाइच साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो इस पर कहते हैं कि ये एक अपील है उन इलेक्टेबल्स से जो कि नून लीग को छोड़कर गए, पीटीआई में शामिल हुए। तो इसका मतलब ये है कि नून लीग को इलेक्टेबल्स चाहिए और वो इस बात का अंदाज़ा उनको है कि पंजाब में बगैर इलेक्टेबल्स के हम नहीं जीत सकते। आपका भी यही एनालिसिस है इस बयान पर? देखिए, इस वक्त नून लीग की हालत अवामी सतह पर तो बहुत पतली है। जो इस वक्त आपने देख लिया हालात हैं, हमने जो पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन देखे, सबसे बड़ा इंडिकेटर तो वो है। लेकिन उस वक्त ना तो बिजली कोई 60 रुपए के करीब पर यूनिट हुई थी,
ना आटे की सूरत हाल ये थी, ना चीनी की और ना बेरोजगारी की। तो अब तो उससे कई गुना मामला खराब हो गए हैं मुकम्मल। तो इस लिहाज से तो उनको हर तरफ से मदद की जरूरत है, हर तरह से। सिर्फ यही नहीं कि इलेक्टेबल्स चाहिए, उनको हर तरह की मदद इस वक्त चाहिए और हर तरफ से चाहिए। तो इसीलिए ये कानून साजियां भी मुझे लगता है उसका ही एक हिस्सा है, वरना ये 1.5 साल पहले तो नहीं ख्याल आया इस तरह की कानून साजी करने का, और ये अभी इनको ख्याल आ रहा है। तो ये सारा उसी चीज का हिस्सा है। तो इनको हर तरफ से हर तरह की मदद चाहिए और उसी के लिए कोशिशें हो रही हैं। सही, मतलब खाना केस के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा की गई थी ट्रायल को रोकने के लिए, और आज हमने देखा कि 2 रुकनी बेंच ने इस पर समाअत की। जस्टिस याया अफरीदी और मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल ये बेंच था, और समाअत से पहले काफ़ी बदनज़मी भी देखने में आई कमरा अदालत में। और उसके बाद में हमने ये देखा कि जो फौजदारी केस का ट्रायल रोकने के हवाले से इस्तदा थी उसको मुस्तरद किया गया, और आर्ग्यूमेंट ये सामने आया बेंच की तरफ से कि केस अब हतमी मराहल में दाखिल हो चुका है और इसमें हम अब मुदाखलत नहीं करेंगे। तो इसी हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वकील हैं तहरीक इंसाफ के, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा उस्मान घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हैं। शुएब साहब आपसे आगाज़ करते हैं, ये बताइएगा आज जो समाअत का अहवाल रहा, इसके बाद इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इस केस के ऊपर, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो यही था बेंच का कि जो दायरा इख्तियार है वो हाई कोर्ट के पास है फ़िलहाल, और इसमें फ़ाइनल प्रोसीडिंग्स तक मामला पहुंचने वाला है, तो अब हम इसमें मुदाखलत ना करें तो बेहतर होगा। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, जो ऑर्डर पास हुआ है वो ये हुआ है कि चूंकि ये मैटर सब जुडिस है बिफोर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उसमें क्रिमिनल रिवीजन ऑलरेडी पेंडिंग है, और उस क्रिमिनल रिवीजन के ऊपर जो बाकी क्रिमिनल रिवीजन्स हैं और ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पेंडिंग है। तो उन्होंने चूँकि कहा है कि हम सारे ये मैटर्स रेफ़र बैक कर रहे हैं उनको, और ये ऑर्डर दे रहे हैं और डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो सारे केसेस यकजा करके क्लब करके इकट्ठे सुने जाएं। तो चूँकि आपको हम रिमांड कर रहे हैं और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है, तो इसलिए हम अब इस स्टेज पे जो भी स्टे मैटर है या जो भी ऑर्डर है या जो भी कार्रवाई करनी या रोकनी है वो सारी की सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी पुरानी क्रिमिनल रिवीजन्स और नई वाली क्रिमिनल रिवीजन्स और ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस सारी क्लब करके और कल ऑर्डर करने का हुक्म दे दिया है, और साथ ये भी कहा है कि जो स्टे एप्लीकेशन होगी वो आप जा करके यहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल करें, और जो ऑलरेडी फाइल हो चुकी है और जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने वो नोटिस भी कर दिए थे और ट्रांसफर एप्लीकेशंस पे भी नोटिस है, तो इसलिए हम होपफुल हैं कि कल उसके ऊपर दोबारा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, सदीक आपका सवाल। देखिए, मैं पहले तो आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो असल में जस्टिस याया अफरीदी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि क्योंकि ये मामलात ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड बैक किया था मामला ट्रायल कोर्ट को, और लेकिन